Hello students, welcome to YouTube channel of JC Academy. I am your UGC नेट पेपर वन एजुकेटर ऋषभ। अब दिसंबर अटेम्प्ट के लिए एक महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है, तो आपका जो पूरा फोकस और कंसंट्रेशन होना चाहिए दैट शुड बी ऑन द रिवीजन, क्योंकि लास्ट टाइम में आप जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपका जो स्कोर है दैट विल मैक्सिमाइज। अभी अगर आप यूट्यूब चैनल ऑफ जेसी अकेडमी भी देखें तो जितने भी शॉर्ट्स आ रहे हैं, लाइव सेशंस आ रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, दे आर ऑल फोकस्ड ऑन द रिवीजन पार्ट। आप चाहे मेरी वीडियोस देखें, चाहे आराधना मैम की देखें, आप मैनेजमेंट से आप जुनेजा सर और दिव्यानी मैम की देखें, तो एवरीथिंग इज फोकस्ड ऑन रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, क्रैश कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि लास्ट टाइम में आप जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपका जो एग्जाम में स्कोर है दैट विल इंक्रीज। ओके, अब आज की जो हमारी वीडियो का एजेंडा है दैट इज यूनिट नंबर 9, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। क्योंकि इस यूनिट का इस पूरी जो एनवायरनमेंट जो हमारा टॉपिक है उससे ये लगता है कि बहुत लेंथी यूनिट है, कैसे कवर करेंगे, इससे अच्छा सिंपल पढ़ते हैं। बट गाइस, दिस यूनिट कैरीज 5 to 6 क्वेश्चंस, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। ओके, और इसमें एक टॉपिक आपका है नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। ये हमारा एनवायरमेंटल कन्वेंशंस और पॉल्यूशन के चक्कर में सब लोग इसको स्किप कर देते हैं, बट दिस कैरीज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 से 2 क्वेश्चन इससे आपके आते हैं। तो हम आज की वीडियो में शॉर्ट में देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपके अर्थक्वेक, सुनामीज, किससे क्या कीवर्ड्स रिलेटेड हैं आपके, और वीडियो के एंड में हम क्या करेंगे, क्विज करेंगे। ठीक है, जिससे आपको आपकी जो प्रोग्रेस है वो पता चलेगी और आपको कितना अभी रिव्यू करने की जरूरत है, कितना आपको अपनी प्रिपरेशन बढ़ाने बढ़ाने की जरूरत है, वो आपको अ, इस क्विज को लगाने के बाद पता चलेगा। ओके, अभी तक अगर आपने यूजीसी नेट का पेपर वन का चैनल जो हमारा है टेलीग्राम का वो नहीं ज्वाइन किया है तो वो करिए, क्योंकि पेपर वन से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स होती हैं, जितने भी डिस्कशंस होते हैं, आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी भी यूनिट में कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हैं पेपर वन से रिलेटेड, सो अभी एक महीने का क्रैश कोर्स चल रहा है ऑन जेसी एकेडमी वेबसाइट। आप विजिट करके आपको जिस भी यूनिट में दिक्कत हो रही है, आप सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो आप स्पीड बढ़ा के 1.5x 2x पे आपके जितने भी वीक यूनिट्स हैं आप पढ़ सकते हैं। वहां पे आपको सारे क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे और आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी। ओके, तो आप जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको पेपर वन से रिलेटेड जो भी डाउट है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो को। तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कौन कौन से टाइप के हजार्ड्स होते हैं, क्या कैसे उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, और कुछ आपके फिनोमिनन्स हैं लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन्स, वोल्केनोज, फ्लड्स, क्लाउडबर्स्ट, लैंडस्लाइड, वाइल्ड फायर्स, ड्रॉट। ठीक है, फिर गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है इन हजार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए, डिसीजेस के क्या क्या पैटर्न होते हैं लाइक एंडेमिक, पेंडेमिक, ये सारी चीजें, और आपके इन डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं, ये आपका बाइफरकेशन है इस पूरी यूनिट का। ओके, तो हम एक एक करके समझेंगे शॉर्ट में कि क्या क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये हजार्ड और डिजास्टर क्या होता है। सो बेसिकली जो हजार्ड होता है ये क्या होता है, इट्स बेसिकली अ थ्रेट। ठीक है, कि कोई चीज हो सकती है। और डिजास्टर क्या होती है, डिजास्टर इज अ हैपनिंग। जैसे इसका अगर मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल दूं, मम्मी का एग्जांपल देता हूं कि मम्मी लोग बोलती है ना कि एक थप्पड़ मार दूंगी, तो ये क्या है, थप्पड़ मार दूंगी, अभी मारा नहीं है, तो इट्स अ हजार्ड, इट्स अ थ्रेड। और थप्पड़ घल गया है, आप रोने लगे हो, तो जो एक्शन का रिएक्शन आया है दैट इज अ डिजास्टर। सो बेसिकली यही एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये आप कभी नहीं बोलेंगे, बस आपको इसको याद रखना है। सो हजार्ड बेसिकली इट्स अ पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू लाइफ, प्रॉपर्टी और द एनवायरमेंट, एंड हजार्ड इज अ थ्रेट नॉट नेसेसरली कॉजिंग डैमेज। जैसे कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग खाली है और उस पे कोई लैंडस्लाइड हो जाए, बट उसमें कोई लाइफ की या कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, तो दैट इज अ हजार्ड। बट वहीं अगर किसी 10 से या 12 लोगों की डेथ हो जाए, इंजर्ड हो जाए, तो वो फिर आपकी डिजास्टर की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये छोटा सा आपका डिफरेंस है हजार्ड एंड डिजास्टर में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपकी हजार्ड और डिजास्टर में आती हैं। ओके, अब हम समझते हैं कौन कौन से हजार्ड के टाइप्स होते हैं। पहला आपका होता है जियोलॉजिकल, जिसमें आपके अर्थक्वेक, वोल्केनोस वगैरह आते हैं। हाइड्रोलॉजिकल आपकी वाटर रिलेटेड लाइक फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, अवलांचेस। और आपके मीटरोलॉजिकल होते हैं लाइक साइक्लोन्स, ड्रॉट्स। और आपके कुछ बायोलॉजिकल होते हैं जो कि आपके डिसीजेस टाइप होते हैं। तो ये आपके कौन से हो गए,
नेचुरल हजार्ड्स। इसके बाद फिर आपके आते हैं मैन मेड हजार्ड्स, जिनको हम एंथ्रोपोजेनिक हजार्ड्स भी बोलते हैं। तो इसमें आपके कौन कौन से आते हैं? वो सारे हजार्ड्स जो कि ह्यूमन एक्शन से कॉज किए गए हैं। लाइक इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल में हम देखें तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट, केमिकल स्पिल्स। एनवायरमेंटल में देखें तो आपके पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन। अर्बन में आप देखें तो फायर एक्सीडेंट और आपका बिल्डिंग कोलैप्स। और सोशियो पॉलिटिकल में आपका टेररिज्म, रेफ्यूजी क्राइसिस। ये सारे आपके कौन से हो गए? मैन मेड काइंड ऑफ हजार्ड्स। ओके, अब हम आते हैं डिजास्टर पे। ठीक है, जैसे डिजास्टर क्या था? आपका थ्रेट था। ये आपका क्या है? दिस इज द एक्चुअल एक्शन ऑफ द हजार्ड। सो अ हजार्ड दैट एक्चुअली अकर्स, जो हजार्ड हो जाता है एंड रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी और एनवायरमेंटल डैमेज इज रेफर्ड एज द डिजास्टर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कोई भी अगर डिजास्टर हुआ है तो इट्स बेसिकली अ हजार्ड, बट हर हजार्ड इज नॉट अ डिजास्टर। सो हजार्ड इज अ एक्शन, और जो आपका थ्रेट होता है वो क्या होता है? आपका हजार्ड। ओके, अब डिजास्टर के आपके कौन कौन से टाइप होते हैं? पहला आपका अर्थक्वेक, जैसे 2001 गुजरात अर्थक्वेक। फिर आपकी फ्लड हो गई, साइक्लोन, ड्रॉट, वॉल्केनिक इरप्शन। यानी जो जो इवेंट्स हो चुके हैं जिसमें जान माल की, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, एनवायरमेंट को लॉस हुआ है, वो आपके सारे दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द डिजास्टर। इसके बाद अगर हम मैन मेड की बात करें तो भोपाल गैस ट्रेजेडी, चेरनोबिल इंसिडेंट, न्यूक्लियर एयरप्लेन क्रैशेस, या आपकी फायर इंसिडेंट्स होते हैं, टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, ये सारे आपके क्या हो गए? मैन मेड डिजास्टर्स। इसके बाद फिर अगर हम शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको हम देखें शॉर्ट में क्या डिफरेंस है? सो हजार्ड इज बेसिकली अ थ्रेट, डिजास्टर इज which has actually happened, it's basically an action। एग्जाम्पल आपका अर्थक्वेक इन अनहेबिटेड एरिया, यानी जहां पे कोई रहता नहीं है वहां पे कोई अर्थक्वेक आ गया तो दैट विल कम अंडर द हजार्ड। और अर्थक्वेक इन सिटी कॉजिंग फेटलिटीज और डेथ्स, तो वो आपका एग्जाम्पल होगा इन केस ऑफ डिजास्टर। इसका हजार्ड का नेचर होता है आपका रिस्क, और डिजास्टर का इम्पैक्ट होता है। तो ये आपका डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड डिजास्टर हो गया। अच्छा, अब इनको बचाने के लिए कुछ कंट्रोलिंग मेजर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि एग्जाम में हमसे सॉल्यूशंस पे ज्यादा बात की जाती है, तो इसमें कुछ कुछ आपके इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं। जहां भी आपको प्रिवेंटिव मेजर्स देखें, यानी कौन कौन से फिजिकल चीजें हम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू करेक्ट, हम क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो दे आर बेसिकली एक्शंस टेकन इन एडवांस टू रिड्यूस द लाइकलीहुड और हजार्ड टर्निंग इनटू डिजास्टर। यानी हजार्ड को कैसे डिजास्टर में कन्वर्ट होने से बचाया जाए, वो सारे मेजर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स। जिसमें आपका पहला कौन सा होता है? स्ट्रक्चरल मेजर्स, यानी स्ट्रक्चर खड़े करते हैं, फिजिकल आपको स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो सारे आपके हो गए स्ट्रक्चरल। जैसे अगर आपकी बाढ़ आती है, फ्लड कंट्रोल होता है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? डैम्स बना लेते हैं। ठीक है, कोस्टल एरियाज में हमें पता है कि बार बार आपकी जो साइक्लोन्स है वो आनी है, तो हम शेल्टर्स बना लें, क्विक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाएं, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम्स बनाएं। तो ये आपके क्या हो गए? सारे स्ट्रक्चरल मेजर्स। इसके बाद फिर आपके कौन से आते हैं? नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। नॉन स्ट्रक्चरल में क्या हो गया? पॉलिसी प्लानिंग। ठीक है, जो कोई फिजिकलिटी नहीं है जिसमें, बट इसमें प्लानिंग इन्वॉल्व हो, जो आपके नॉन टेंजिबल हो। तो पॉलिसी प्लानिंग, अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट स्टेप्स विदाउट फिजिकल स्ट्रक्चर्स, ये आपके कौन से हो गए? ये आपके हो गए नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। लाइक लैंड यूज प्लानिंग्स। ठीक है, आपको बताया जाता है ना कि बस स्टैंड आप यहाँ पे फ्लड प्लेन्स पे नहीं बना सकते, ये आपको जो अलग अलग गाइडलाइंस मिलती हैं वो सारे आपके हो गए नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस एंड डिजास्टर एजुकेशन, ये सारे आपके नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में आते हैं। इसके बाद फिर आपके क्या आते हैं? मिटिगेशन मेजर्स, जो कि रिस्क रिडक्शन मेजर भी जिन्हें बोलते हैं। जैसे अगर आपको लैंडस्लाइड और सॉइल इरोजन से बचना है तो आप अफोरेस्टेशन करिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए, तो आपका अपने आप सॉइल इरोजन जो है वो कम हो जाएगा। या फायर सेफ्टी सिस्टम इन हाई राइज बिल्डिंग, आप देखते हैं ना फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं, या आपके पानी का स्प्रिंकलर रहता है, तो ये सारे आपके मिटिगेशन मेजर हो गए, जिससे आपका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद फिर आपका आता है प्रिपेयर्डनेस मेजर्स। प्रिपेयर्डनेस मेजर्स में आपके कौन कौन से हो गए? एक्शंस टू इंश्योर रेडीनेस फॉर क्विक रिस्पॉन्स व्हेन हजार्ड्स अकर, यानी अगर कोई आपकी विपत्ति आ गई है, कोई हजार्ड हो गया है, तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्स हो, वो सारे आपके आती है प्रिपेयर्डनेस मेजर्स। ओके, तो इसमें क्या होता है? आपका डिजास्टर ड्रिल्स हो गया, इमरजेंसी सप्लाईज, कम्युनिटी ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड एंड रेस्क्यू ऑप्स, तो ये सारे आपके कौन से हो गए? प्रिपेयर्डनेस मेजर्स। और लास्ट में आपके आते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स मेजर्स। जब आपका कोई डिजास्टर हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या रिस्पॉन्स देना है, दैट इज द इमरजेंसी रिस्पॉन्स मेजर्स। लाइक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, मेडिकल एड एंड रिलीफ कैंप्स, टेम्परेरी शेल्टर्स एंड क्विक रिस्टोरेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। आप देखते हैं ना कि आर्मी वाले अपने हेलीकॉप्टर्स को लेके जल्दी से ब्रिजेस बना देते हैं, सैटेलाइट फोन्स ले जाते हैं, लोगों को वहां पे छुड़ाते हैं। सो देज आर बेसिकली द इमीडिएट एक्शंस ड्यूरिंग द डिजास्टर टू मिनिमाइज द लॉसेस। तो ये आपके कौन से हो गए? इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस मेजर्स।
अच्छा, ये जो आपके जितने भी मैंने आपको स्ट्रक्चरल, नॉन स्ट्रक्चरल, इमरजेंसी पढ़ाए हैं, ये आपके जितने भी डिजास्टर और हजार्ड्स हैं, इस पे अप्लाई होते हैं। तो ये अब आगे जब हमारा कोई भी हम इंडिविजुअल टॉपिक देखेंगे, तो उसमें आप अपने आप समझ जाइएगा कि स्ट्रक्चरल मतलब फिजिकल, नॉन स्ट्रक्चरल मतलब आपके अवेयरनेस वाले, और बाकी सारी चीजें। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे एक्चुअल उस पे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आता है? सबसे पहले हमारा जो काइंड ऑफ हजार्ड और डिजास्टर आता है, वो आता है आपका अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक इज बेसिकली सडन शेकिंग ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। तो जब आपकी जो अर्थ की सरफेस होती है, उस पे जब वाइब्रेशन होने लगती है एकदम से, जिसको हम क्या बोलते हैं? भूकंप। भूकंप के झटके आते हैं, तो ये आपके क्या हो गए? दिस इज बेसिकली द अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक होता किससे? आपकी सीस्मिक वेव्स की वजह से। अब सीस्मिक वेव्स के हम टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहले आपकी होती है बॉडी वेव्स, जिसमें आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वेव होती है। प्राइमरी वेव आपकी सॉलिड लिक्विड से ट्रेवल करती है, और जो सेकेंडरी वेव्स आपकी हैं, वो केवल सॉलिड्स में आपकी ट्रेवल करती हैं। फिर आपकी आती है सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स क्या होती हैं आपकी? जो आपकी थ्रू द सरफेस ट्रेवल करती हैं। ठीक है। अब इसमें भी आपकी एक लव वेव होती है और एक आपकी रायलेक्स वेव होती है। लव वेव क्या होती है? ये आपकी सरफेस पे रहती है, और जो जमीन है उसको उखाड़ती नहीं है। बट जो रायलेक वेव्स होती है, ये थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल होती है। ये आपकी जो सरफेस है, उसको भी उखाड़ ले जाती है। ओके, तो ये आपकी डिफरेंट सीस्मिक वेव्स हो गई। तो आपकी बॉडी वेव्स और आपकी सरफेस वेव्स। ओके, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट वेव्स हो गई, जो कि दैट कॉजेज द सीस्मिक वेव्स व्हिच कॉजेज द अर्थक्वेक्स। ओके, हम अर्थक्वेक के टाइप समझते हैं। तो इसमें कौन कौन से टाइप हो गए? पहले तो आपका होगा टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से होती है। ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है। फिर आपका वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स, जो आपका वॉल्केनो जब आता है, तो उसकी वजह से जो अर्थक्वेक होता है, दैट इज वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स। फिर कोलैप्स अर्थक्वेक, अगर कोई केव या माइन अगर कोलैप्स कर जाए अंडरग्राउंड, उस वजह से जो अर्थक्वेक आ जाता है, उसको हम बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। एंड देन कम्स द एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, यानी कोई न्यूक्लियर टेस्ट हो गया या कोई बम ब्लास्ट हो गया, उसके वाइब्रेशन से अगर कोई अर्थक्वेक आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं आपका एक्सप्लोजन बेस्ड अर्थक्वेक्स। ओके, तो ये आपके अलग अलग टाइप ऑफ अर्थक्वेक हो गए। ये हमारा सीज्मिक जोन है। इसमें आपके अलग अलग 4 जोन होते हैं, लाइक जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। ठीक है, विच इज लो टू वेरी हाई। अब इसमें आपको क्या है, ये आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने बनाए हैं कि आपके ये अलग अलग जोन्स हैं। जैसे सबसे कम यहाँ पे आते हैं, दैट इज सदर्न प्लेट्यू एंड सेंट्रल इंडिया। फिर आपका मॉडरेट कहाँ पर रहता है? केरला, गोवा, कर्नाटक एंड वेस्ट बंगाल। फिर आपका जोन 4 में कौन कौन से आते हैं? दिल्ली, बिहार, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ कश्मीर। और सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं आपके? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड गुजरात का जो कच्छ रीजन है। ये आपके 4 डिफरेंट सीज्मिक जोन्स हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होता है आपका मैग्नीट्यूड में, कि उसको मेजर कैसे किया जाता है। तो आपकी अलग अलग स्केल्स होती हैं। सबसे पहली आपकी होती है मैग्नीट्यूड बेस्ड स्केल्स, जिससे क्या देखा जाता है? आपका एनर्जी रिलीज्ड, के मतलब कितनी एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। तो सबसे पहला आपका होता है रिक्टर स्केल 1935, ये सबसे इफेक्टिव मानी जाती है। इट इज लॉगरिथमिक मेजर्स मैग्नीट्यूड 0 to 9 प्लस। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी एक यूनिट इंक्रीज हो रही है, यानी 10 टाइम्स उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है अर्थक्वेक का, और 32 टाइम्स द एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ध्यान से जो भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बड़े ध्यान से आप सुनते चले जाइए, आपकी एक विजुअल मेमोरी बन जाएगी। तो आप बड़े आराम से इसको सुनते जाइए। ठीक है। फिर आपकी आता है मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, विच इज मोर एक्यूरेट फॉर लार्ज क्विक्स, यानी जो बड़े एरिया में आते हैं, उसके लिए कौन से होते हैं आपके? मोमेंट मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स, विच इज करंटली यूज्ड वर्ल्ड वाइड। इसके ऊपर आपके आते हैं इंटेंसिटी स्केल्स, यानी ये अर्थक्वेक की क्या इंटेंसिटी है उसको मेजर नहीं करते, उससे क्या इम्पैक्ट हो गया है बाद में, कितने लोगों की डेथ हुई, कितने घर तबाह हुए, क्या नुकसान हुआ, उसको जो मेजर करते हैं वो आपके होते हैं इंटेंसिटी स्केल्स, यानी डैमेज कॉस्ट। तो इसमें कौन सा होता है आपका? मॉडिफाइड मर्सली इंटेंसिटी, जिसकी स्केल होती है 1 to 12 तक। ठीक है। एंड एमएसके स्केल, दैट इज मेडवेडेव, स्पॉनहॉर एंड कार्निक। इट इज यूज्ड इन इंडिया फॉर इंटेंसिटी मैपिंग। तो ये आपके अलग अलग मेजरमेंट हो गए फॉर द अर्थक्वेक। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। प्राइमरी इफेक्ट्स ग्राउंड शेकिंग, सेकेंडरी में आपकी लैंडस्लाइड्स, और सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिहेबिलिटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके सारे इम्पैक्ट्स हो गए। मिटिगेशन मेजर से हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चरल मिटिगेशन में हम कैसे कर सकते हैं? बिल्डिंग को आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना है। नॉन स्ट्रक्चरल में हमें लोगों को बताना है, प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से आपकी सीज्मिक जोनिंग मैपिंग फॉर प्लानिंग, ठीक है, लैंड यूज प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑन द फॉल्ट लाइंस। ठीक है।
और कुछ इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं अर्थक्वेक से रिलेटेड। जैसे सबसे पहला आपका है एपिसेंटर। एपिसेंटर इज बेसिकली अर्थ सरफेस विच इज डायरेक्टली अबव द अर्थक्वेक। सीस्मोग्राफ क्या होता है? इट्स अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड सीस्मिक वेव्स। ठीक है, अभी तक का लार्जेस्ट अर्थक्वेक इंडिया में कहाँ आया है? भुज अर्थक्वेक विच इज इन 2001, जिसका मैग्नीट्यूड कितना था? 7.7। और ग्लोबल लेवल पे सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया है 1960 के चिली कंट्री में, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड था 9.5। एंड सुनामी लिंक इज बेसिकली अंडरग्राउंड क्वेक्स ट्रिगर सुनामीज, जो कि 2004 में आपकी सुनामी आई थी इंडियन ओशियन में। सो इट इज बेसिकली द सुनामी लिंक, जो आपके अंडर वाटर अर्थक्वेक की वजह से होती हैं। तो ये आपके सारे अर्थक्वेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हम कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं अर्थक्वेक से रिलेटेड जो एक आपका इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, डिजास्टर है, हजार्ड है। ठीक है, वो आपकी है दूसरे नंबर पे सुनामी। ओके, जो पॉइंट है आपकी इस रिवीजन सीरीज का वो क्या है कि आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा आप सुनते जाएंगे, जैसे जैसे आपने अभी तक इस वीडियो के पहले आपने अर्थक्वेक के बारे में कुछ भी नॉलेज ली थी, तो अगर आपको पता था तो आपका रिवीजन हो गया। लेकिन अगर आपको नहीं पता था तो आपको पता है कि रिक्टर स्केल क्या होता है, सीस्मिक वेव्स क्या होती हैं, सीस्मोग्राफ क्या होता है। तो जितना ज्यादा आप उसको टाइम देंगे तो वो आपको क्या होगा, एक विजुअली मेमोरी आपकी बनती जाएगी। और एग्जाम में ये चीज आपकी बहुत मैटर करती है। जब आप जैसे ही आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि अच्छा सीस्मोग्राफ क्या होता है, रिक्टर स्केल क्या होता है, ठीक है, लव वेव्स क्या होती है, सीस्मिक वेव्स क्या होती है। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा अभी रिवीजन पे फोकस करना है। ओके, तो आते हैं हम टॉपिक पे वापस। सेकंड हमारा जो है दैट इज सुनामी। सुनामी क्या है? दीज आर द सीरीज ऑफ लॉन्ग हाई ओशियन वेव्स जनरेटेड बाय सडन डिस्टरबेंस इन नियर लार्ज बॉडीज और वाटर, यूजुअली ओशियंस। तो ये मोस्टली आपकी पानी से रिलेटेड, आपके पानी के अंदर जो हाई ओशियन वेव्स होती हैं, विच आर द सीरीज ऑफ लॉन्ग एंड हाई ओशियन वेव जनरेटेड बाय सडन डिस्टरबेंस। ठीक है, वाइब्रेशन कुछ भी हो सकता है, आपका अर्थक्वेक हो सकता है, कोलैप्सिंग हो सकती है, अंडरग्राउंड कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, उसकी वजह से जो आपकी लॉन्ग और हाई ओशियन वेव जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं सुनामी। और ये वर्ड आपका कौन सा है? जापानीज, जिसमें सू का मतलब होता है हार्बर एंड नामी मीन्स होती हैं आपकी वेव्स। सो दीज आर बेसिकली द हार्बर वेव्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनका? जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई स्पीड में ट्रेवल करती हैं, ठीक है, डीप ओशियन में रहती हैं, ठीक है, और आपकी इम्पैक्ट इनका बहुत ज्यादा ज्यादा होता है। तो ये आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सुनामी से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से जनरेट होती है, फिर आपकी इनिशियली वेव्स आती हैं, फिर सक्सेसिव वेव्स जो होती हैं वो और ज्यादा आपकी घातक होती हैं। तो इस तरीके से आपकी सुनामी की टर्मिनोलॉजी आपकी रहती है। ठीक है, सुनामी के कौन कौन से टाइप्स हैं? सबसे पहले आपकी हो गई लोकल सुनामी, जो कि आपकी कोस्ट के नियर आपकी जनरेट होती है। फिर आपकी रीजनल सुनामी, जो कि आपकी 1000 किलोमीटर तक इम्पैक्ट करती है। एंड देन कम्स द टेली सुनामी, जो आपकी अक्रॉस द ओशियंस आपको इम्पैक्ट करती है। सो बेसिकली आपकी लो टू हाई आपकी ये लोकल, रीजनल और टेली सुनामी का इम्पैक्ट रहता है। कॉजेस क्या क्या होते हैं आपके? सबमरीन सुनामी, जो कि अर्थक्वेक आते हैं अंडरग्राउंड ओशियन में, फिर आपकी वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, ग्लेशियल केल्विंग एंड मीटेओराइट इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो ये सारे आपके होते हैं, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? सबमरीन अर्थक्वेक, क्योंकि 90% से भी जो ज्यादा सुनामी होती है वो आपकी सबमरीन सुनामी होती है, यानी अंडरग्राउंड जो भी कोई वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से। तो आप ये देख सकते हैं कि एक कोई आपका एपिसेंटर होता है और वो सब जगह आपको इम्पैक्ट करता है। दिस इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ टेली सुनामी। अब इसको मेजर कैसे करते हैं? जैसे अर्थक्वेक का पढ़ा था, ऐसे सुनामी कैसे मेजर करते हैं? टाइड गॉज, जिसमें आपकी सी लेवल के चेंजेस आप देखते हैं। एक डार्ट सिस्टम है, दैट इज डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामीज, ठीक है, जो आपकी डीप सी प्रेशर को बताती है। फिर आपकी सीज्मोग्राफ्स, जो कि अर्थक्वेक को मेजर करती है। ठीक है, और स्केल कौन कौन सी होती है? सुनामी इंटेंसिटी स्केल लाइक साइबर्ग, अम्ब्रेसिस एंड लीडा मैग्नीट्यूड स्केल्स विच इज बेस्ड ऑन द वेव हाइट। तो ये आपके सारे मेजरमेंट होते हैं सुनामी के लिए। इम्पैक्ट आप सभी को पता ही है कि लार्ज स्केल लॉस होता है, लाइफ का घर टूट जाते हैं, लोगों की जान जाती है। तो ये सारी आपकी पोर्ट्स, फिशरीज, टूरिज्म, इन सबको इम्पैक्ट करती है। तो ये आपके कौन से हो गए? सुनामी। मिटिगेशन स्टडीज हम पढ़ ही चुके हैं, स्ट्रक्चरल, नॉन स्ट्रक्चरल, इस तरीके से होती हैं। बस इसमें क्या क्या आपकी इंपॉर्टेंट है, जैसे एक है आपकी PEWS, दैट इज सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको कौन सी कंट्री में, और कंट्री में भी आपको इंडिया ने क्या चीजें इम्पैक्ट की हैं, क्या क्या चीजें लाई हैं, वो आपको देखना है। अच्छा, 2004 में जो इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, इट वाज कॉज्ड बाय 9.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ऑफ सुमात्रा। सुमात्रा आइलैंड में आई थी। इसने 14 देशों को इम्पैक्ट किया था और लगभग 2 2 लाख, 2 से 3 लाख से ज्यादा डेथ्स हुई थी। इंडिया में तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड थे। जितने भी हमारे ओशियन के आसपास हमारे जितने भी स्टेट्स हैं,
सभी इम्पैक्ट हुए थे। अब इंडिया ने फिर उसके बाद किस तरीके से सुनामी की प्रिपेयर्डनेस की, इनक्वेस्ट जो कि हैदराबाद में सेटअप है, दैट इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज विच इशूज द सुनामी वार्निंग्स, और इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ IOTWMS, दैट इज इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम। तो ये जब सुनामी आई थी 2004 के बाद, उसके बाद भारत ने सुनामी से कैसे बचना है, आगे जितना बड़ा जान माल को नुकसान हुआ था उसको उतना बड़ा इम्पैक्ट ना हो, तो इसलिए क्या किया था, इंडिया ने अलग अलग सुनामी से रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस की थी। ओके, इसके बाद फिर हम हमारे नेक्स्ट डिजास्टर और हजार्ड पे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोन। तो साइक्लोन क्या होता है, इट्स बेसिकली अ लार्ज स्केल एयर मास सिस्टम। आप देखते हैं ना ऐसा वंडर, जो कि ऐसे ऐसे आप घूमता है और पूरा एकदम वर्लपूल टाइप का होता चला जाता है और सारी चीजें उड़ा के ले जाता है, वो हमारा क्या होता है, साइक्लोन। अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है तो ये आपका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ठीक है, जो कि ऐसा होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका सदर्न हेमिस्फेयर में इस तरीके से आता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इसमें कीवर्ड कौन से इंपॉर्टेंट है, सो इट्स बेसिकली अ लार्ज स्केल एयर मास सिस्टम दैट रोटेट्स अराउंड अ स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सेंटर विद अ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल। तो ये आपके क्या है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं विच आर रिलेटेड विद द साइक्लोन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मोस्टली वार्म ओशन वाटर्स में होता है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है, लो प्रेशर आई एट सेंटर, हाई स्पीड विंड्स विच आर ग्रेटर देन 63 किलोमीटर पर आवर फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड अकम्पनीड बाय स्टॉर्म सर्जेस, फ्लड्स एंड हैवी रेनफॉल्स। तो ये आपके सारे क्या हो गए, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइक्लोन्स। अब एग्जाम में आपसे कैसे पूछ लिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साइक्लोन। ठीक है, तो आपसे जैसे वार्म ओशियन वाटर का पूछ लिया, कि आपसे कोरियोलिस फोर्स का पूछ लिया कि डज कोरियोलिस फोर्स इम्पैक्ट द इनकमिंग ऑफ साइक्लोन। तो आपको जब ये सारी चीजें पता होंगी तो आप एग्जाम में अच्छे तरीके से उसको मार्क कर पाएंगे। जैसे आपसे अगर पूछ लिया कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो आपकी डायरेक्शन होती है वो किस तरीके से होती है, और आपको दे दिया साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, काउंटर क्लॉकवाइज, कुछ भी दे सकते हैं, तो अगर आपको पढ़ा होगा, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे, आपको कीवर्ड पता होगा, तो एग्जाम में अच्छे से मार्क कर पाएंगे। ओके, इसके अलग अलग टाइप होते हैं। पहला आपका होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो कि वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस में होता है, विच इज इसके एग्जांपल साइक्लोन इम्फैक्ट, इम्फान एंड साइक्लोन फेनी। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आपके आउटसाइड ट्रॉपिक्स होते हैं, विच आर एसोसिएटेड वेस्टर्लीज एंड दे ब्रिंग्स विंटर रेन्स टू द नॉर्थ इंडिया। जो आपके अक्टूबर से जनवरी में जो आपकी बारिश होती है, ये आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से ही होती है। ओके, तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ साइक्लोन। कॉजेज हम पढ़ ही चुके हैं, हाई सी सरफेस टेम्परेचर, कन्वेक्शन, अर्थ रोटेशन एंड प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर डिस्टर्बेंस। तो ये आपके सारे क्या हो गए, डिफरेंट कॉजेस ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, अलग अलग नाम है वर्ल्ड वाइड, ये आपके वर्ल्ड वाइड साइक्लोन्स गिवन हुए हैं, कि किस रीजन में किस साइक्लोन को क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, किसका क्या नाम है। अभी हम वर्ल्ड वाइड पढ़ रहे हैं, फिर इंडिया के भी हम पढ़ेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशियन में बोला जाता है हरिकेन, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियंस में टाइफून, नॉर्थ इंडियन ओशियंस दैट इज बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी इंडिया में क्या बोला जाता है आपका साइक्लोन्स। पर आपका साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन लाइक मेडागास्कर कंट्री, ईस्टर्न अफ्रीका, उसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन। ऑस्ट्रेलिया और साउथ पैसिफिक ओशियन में विली विली और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और साउथ अटलांटिक ओशियन में उन कम आते हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या बोलते हैं हम, साइक्लोन्स ही बोलते हैं। तो साइक्लोन्स कहाँ कहाँ बोलते हैं, नॉर्थ इंडियन ओशियन में और साउथ अटलांटिक ओशियन में। अब हम देखते हैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपका जैसे उड़ीसा, आपको क्या क्या याद करना है, कि कौन सा साइक्लोन कौन से स्टेट में क्या कहलाता है। तो आपका उड़ीसा में कौन सा आया था, सुपर साइक्लोन फाइली इन उड़ीसा, हुदहुद इन आंध्र प्रदेश, फैनी इन उड़ीसा, अम्फान इन वेस्ट बंगाल, निसर्ग इन महाराष्ट्र, तोक्ते इन केरल कर्नाटका, महाराष्ट्र गोवा एंड गुजरात, यास इन उड़ीसा, जावड़ इन आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, आसानी इन आंध्र प्रदेश, नंदूस इन तमिलनाडु, सित्रांग इन उड़ीसा वेस्ट बंगाल, फिर आपका बिपरजॉय इन गुजरात, रेमल इन उड़ीसा एंड आसना इन गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। और जितने ज्यादा रिसेंट होंगे उतना ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप जो रिसेंट वाले हैं उन पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, और क्योंकि 10-12 ही हैं तो आप इनको जितना ज्यादा पढ़ते जाएंगे, बार बार इनको रिसाइड करेंगे, तो आपको ये धीमे धीमे करके याद हो जाएंगे। ओके, तो साइक्लोन के बाद हम आते हैं वोल्केनो पे। तो वोल्केनो बेसिकली क्या होता है, एक माउंटेन होता है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में जो आपका मैग्मा होता है, जब वो प्रेशर की वजह से बाहर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, दैट इज नोन एज द वॉल्केनिक इरप्शन। तो इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जो कि आप एक एक करके आप समझिए, कि वॉल्केनो इज अ वेंट, फिशर और ओपनिंग इन अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ की क्रस्ट होती है उस पर जो ओपनिंग है, जिसमें से क्या निकलता है आपका मैग्मा। मैग्मा क्या होता है आपका, मोल्टन रॉक, जब रॉक पिघल जाती है
ठीक है, गर्म फॉर्म में उसको हम बोलते हैं मैग्मा। उसमें से और क्या-क्या चीज़ निकलती है, गैसेस एंड ऐश एस्केप्स फ्रॉम बीनीथ द सरफेस, वंस इरप्टेड मैग्मा बिकम्स द लावा। जब वो अंडरग्राउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा, और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो क्या हो जाता है, लावा। और इस पूरी हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन। फॉर्मेशन कैसे होता है आपका, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। एक होती है आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जो कि प्लेट्स आपस में बाहर मतलब एक दूसरे से डाइवर्ज करती हैं, और कुछ होती हैं जो आपस में टकराती हैं। तो ये आपकी डाइवर्जेंट हो गई, और जो आपस में आती हैं वो आपकी कन्वर्जेंट हो गई। तो ये आपके फॉर्मेशन कॉज करती हैं वॉल्केनो की। आप इस डायग्राम में देखिए अलग अलग आपकी प्लेट्स होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है। तो ये आपकी कन्वर्जेंट हो गई क्योंकि आपस में आ रही हैं। अगर हम डाइवर्जेंट की बात करें तो ये आपकी नाज़का प्लेट हो गई, और आपकी कोकोस प्लेट और कैरिबियन प्लेट हो गई, तो ये आपस में जुड़ जा रही है। अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें, तो आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप देखें तो मोस्टली ज्यादा नहीं है, हमारे यहाँ वॉल्केनो कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी आपकी जो अफ्रीकन प्लेट है और आपकी जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये हमारे इम्पेक्ट करती है। इंडियन प्लेट में आपकी ये आपकी इंपॉर्टेंट हो गई, इसमें आपकी कौन सी है, कन्वर्जेंट वाली है। तो ये जम्मू कश्मीर एरिया में आपके ज्यादातर रहती हैं। ओके, तो ये आपकी कौन सी हो गई, अलग अलग प्लेट टेक्टोनिक्स हो गई। ठीक है, अब हम समझते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपकी टर्मिनोलॉजी है जो कि वोल्केनो से रिलेटेड है। पहला आपका होगा मैग्मा, विच इज मोल्टन रॉक बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। फिर लावा, मैग्मा दैट रीचेस द सरफेस। जब मैग्मा आपकी सरफेस पे आ जाता है, बाहर निकल आता है, उसको वो मैग्मा क्या बन जाता है, आपका लावा। वेंट आपका क्या होगा, इट्स अ ओपनिंग क्रेटर, क्या होता है, वॉल शेप होता है जो आपका यहाँ पर बन जाता है आफ्टर द eruption। सो वोल्केनो शेप डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ वोल्केनो। फिर होता है कॉल्डेरा, विच इज अ लार्ज डिप्रेशन फॉर्म्ड व्हेन अ वोल्केनो कोलैप्सेस आफ्टर eruption। फिशर क्या होता है, इट्स अ लॉन्ग क्रैक थ्रू विच द लावा erupts। और कंडुइट पाइप क्या होता है, इट्स अ पैसेज थ्रू विच द मैग्मा मूव्स अपवर्ड। ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। जैसे वेंट आपका ट्यूब हो गया, मैग्मा अंडरग्राउंड हो गया, बाहर निकल आया तो लावा हो गया। ठीक है, और ये आपके काल्डेरा और आपके फिजर और कंड्यूट हो गए। तो ये आप डायग्राम से बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे एक इसमें वॉल्केनिक हैजार्ड में एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं लहर। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो लहर इज बेसिकली मड फ्लो ऑफ वॉल्केनिक डेब्री एंड वाटर। तो ये आपकी इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं लहर। सो लहर इज बेसिकली अ डिस्ट्रक्टिव मड फ्लो कंपोज्ड ऑफ वॉल्केनिक एश, पायरोक्लास्टिक मटेरियल एंड वाटर फ्लोइंग रैपिडली डाउन वॉल्केनिक। पायरोक्लास्टिक क्या होता है, पायरो इज एनीथिंग रिलेटेड टू फायर। सो फायर रिलेटेड जो भी आपके मटेरियल होते हैं जब वो फ्लो करते हैं, हॉट गैस एश एंड रॉक फ्रेगमेंट्स मूविंग रैपिडली डाउनवर्ड, उसको हम बोलते हैं पायरोक्लास्टिक सब्सटेंस और पायरोक्लास्टिक फ्लो। सर आपकी फ्रेंच में क्या बोलते हैं, आपके ग्लोइंग एवलांचे को नुई आर्देंत। जैसे अब आपसे पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू नुई आर्देंत, और आपसे अलग अलग पूछ लिया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इट्स बेसिकली अ फ्रेंच टर्मिनोलॉजी विच इज गिवन फॉर अ ग्लोइंग अवलांचे ऑफ हॉट गैसेस एंड एशेस। ठीक है, वॉल्केनिक में वॉल्केनिक इरप्शन में गैसेस कौन कौन सी आती हैं आपकी, SO2, CO2, वाटर वेपर एक्सेट्रा। और क्या होता है, इट्स अ रॉक मेड ऑफ कॉम्पैक्टेड वॉल्केनिक ऐश। जितनी जब जब वो ऐश आपस में कांटेक्ट हो जाती है और जो रॉक वो फॉर्मेशन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टफ। तो बेसिकली वो क्या हो जाती है, टफ को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जब जो ऐश वो है आपस में कांटेक्ट हो जाती है तो क्या बन जाती है, इट बिकम्स अ रॉक। सो इट्स अ रॉक मेड ऑफ कॉम्पैक्टेड वॉल्केनिक ऐश। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है, सबसे पहले तो इससे फर्टाइल सॉइल बनती है, नए नए लैंडफॉर्म बनते हैं लाइक आइलैंड माउंटेन्स। जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स है, मिनरल्स एंड रॉक्स निकलते हैं। और नेगेटिव इम्पैक्ट्स में जान माल को नुकसान होता है, आपके जो पेड़ पौधे हैं वो जल जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट होती है। ये सारी चीजें आपकी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। ये सारी चीजें आपके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो गए ऑफ द वॉल्केनो। वॉल्केनो के कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं लाइक डोरमेंट वॉल्केनो, जो कि इनएक्टिव है, एक्सटिंक्ट यानी जो अब आगे कभी फ्यूचर में इरप्ट नहीं होंगे, एक्टिव वॉल्केनो जो कि होते रहते हैं। एंड वॉल्केनोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ वॉल्केनोस। तो ये आपका वॉल्केनोस से सारी चीजें रिलेटेड हो गई। जल्दी जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार अगर आपको पूरी सेट हो गई कि वॉल्केनो में क्या होता है, आपका साइक्लोन में क्या होता है, तो फिर आप क्या है, जब एंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको फटाफट आप करते जाएंगे, और उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आपका एग्जाम में कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। तो वो एक जो कॉन्फिडेंस होता है, उसी का सबसे बड़ा गेम है एग्जाम में, कि आपने कितना पढ़ा है वो तो मैटर करता है, बट एग्जाम में आप उस आपकी जो जो भी लिमिटेड नॉलेज है, क्योंकि सिलेबस तो इतना ज्यादा रहता है, किसी भी आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए,
जो 100% सिलेबस है वो कवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्या आ सकता है। बट आपकी जो लिमिटेड नॉलेज है उसके बेसिस पे आप कितनी चीजें सॉल्व कर पा रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है कि आपको अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। और अगर आपको कॉन्फिडेंस ग्रो करना है तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको हफ्ते में कम से कम 1 या 2 मॉक टेस्ट आप लगाइए, उसका एनालिसिस करिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज्यादा आपका फियर कम होगा। और जब आपको दिखना शुरू होगा कि अच्छा मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ तो मेरा जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो रहा है, क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व हो रहे हैं, तो धीमे धीमे करके आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आते भी नहीं होंगे, बट ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉन्फिडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रिपरेशन आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, अगर आपको मॉक टेस्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो जेसी एकेडमी की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। वहां पे आपको पेपर 1 पेपर 2, अगर आपका मैनेजमेंट है तो वहां पे आपको मैनेजमेंट के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और पेपर 1 के भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ओके, कमिंग बैक टू टॉपिक फ्लड्स। तो फ्लड्स क्या होता है? इट्स बेसिकली द overflow of water into normally dry lands caused when volume of water exceeds the capacity of river, lakes, reservoirs। यानी इसका बढ़िया एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप ये गिलास लीजिए, ठीक है? अब ये गिलास में आप पानी भरना शुरू करिए और इस स्टेज पे पहुंच जाए कि पानी आपका ओवरफ्लो होने लगे। क्या है कि जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पानी हो गया। सिमिलरली जो हमारे रिजर्वायर्स होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, जैसे आपके लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, ड्रेनेजेस हो गए, जब इससे ज्यादा पानी आ जाता है इन फॉर्म ऑफ रेनफॉल या किसी भी तरीके से, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? फ्लड्स। अब फ्लड्स भी आपकी अलग अलग होती हैं। पहली आपकी होती है रिवराइन फ्लड्स, जो कि रिवर्स की वजह से होती है। फिर आपकी होती है फ्लैश फ्लड्स, जो कि रेनफॉल की वजह से होती है। कोस्टल फ्लड्स, जो कि आपकी सुनामी साइक्लोन्स की वजह से होती है। अर्बन फ्लड्स, जो कि पुअर ड्रेनेज की वजह से होती है। फ्लूवियल फ्लड्स, जो कि सरफेस वाटर एक्यूमुलेशन से होती हैं। और ग्राउंड वाटर फ्लड, जो कि राइजिंग वाटर टेबल इनंडेटिंग लैंड से होती हैं। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लड्स हो गए। ओके, अब कॉजेज क्या आते हैं? तो कॉजेज आपके वही हो गए, रेनफॉल हो गया, आपका ग्लेशियर आउटबस्ट हो गया, साइक्लोन सुनामी हो गया, रिवर मेंडरिंग हो गई। ये आपकी क्या हो गए? नेचुरल कॉजेज। और ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज में आपके डिफोरेस्टेशन हो गया, फ्लड प्लेन्स आपने हटा दिए, वेटलैंड्स हटा दिए, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है? बीचेस जो हैं या जो भी आपका नेचुरल जहाँ पे पानी का स्टोरेज होना चाहिए वहां पे आपने कोई अपनी कमर्शियल स्पेस बना दिया, तो ये आपके सारे क्या हो गए? ये आपके सारे ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज हो गए ऑफ द फ्लड्स। कंट्रोल कैसे किया जाता है इनको? स्ट्रक्चरल मेजर्स और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, ये हम पढ़ ही चुके हैं कि जहां भी आपको स्ट्रक्चरल दिखे, मतलब आपका क्या होगा, जो भी हम फिजिकल स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे उस हजार्ड या डिजास्टर को कवर करने के लिए, वो आपका हो गया स्ट्रक्चरल। और नॉन स्ट्रक्चरल में आपका क्या हो गया? जितना भी पॉलिसी मेकिंग हो गई, ये सारी आपकी अवेयरनेस वाली चीजें हो गई आपकी नॉन स्ट्रक्चरल बेसिस पे। अब किसी में क्या इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमने सुनामी में आपका पढ़ा था, आपका साइक्लोन में पढ़ा था, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आपको मिल जाएंगी, बट मोस्टली क्या होता है? कॉमन होता है। जैसे फ्लड में आप कहीं भी देखें तो आपको डैम्स, एम्बैंकमेंट्स, वॉल्स हो गई, ठीक है, आपकी एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, ये सारे जो फिनोमेनाज होते हैं यही आपके ज्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब आपके गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं आपके फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए? सबसे पहले तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो हम एनडीएमए बोलते हैं। इसकी गाइडलाइंस फ्लड मैनेजमेंट पे, सेंट्रल वाटर कमीशन जो कि फ्लड की फोरकास्टिंग करती है, और फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम्स, जो कि एफएमबीएपी है। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके इंडिया में फ्लड को कैसे कंट्रोल किया जाए उस पे बात करती है। ओके, अब अगला हमारा फिनोमेना क्या है? अगला हमारा है क्लाउड बस्ट। तो जैसा कि आप देख सकती हैं, बादल का फटना। तो बादल के फटने से क्या होगी? आपकी लैंडस्लाइड होगी, फ्लड आएगी। तो इनसे जो भी आपकी तबाही होगी, दे ऑल आर एट्रीब्यूटेड टू द क्लाउड बस्ट। सो क्लाउड बस्ट इज बेसिकली इंटेंस रेनफॉल इवेंट ओवर अ स्मॉल एरिया, ऑफन लास्टिंग ओनली अ फ्यू मिनट्स। लेकिन उतने ही कम टाइम में इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि आपका जो पानी का जो संभालना है वो बहुत कठिन हो जाता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप अब नहा रहे हैं और आप एक एक मग्गा करके डाल रहे हैं, और सपोज कोई आप पे पूरी एक टंकी 1000 लीटर पानी डाल दे, तो आप एकदम से बहुत ज्यादा हिल जाएंगे। तो सिमिलरली जब एकदम बादल फटता है, उस वजह से जो चीजें हो जाती हैं तो वो आपकी सारी दे लीड टू द सडन सीवियर फ्लडिंग। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद ओरोग्राफिक रीजन विच इज माउंटेनियस एरियाज लाइक द हिमालयस। और जो रेनफॉल की इंटेंसिटी होती है, दैट इज मोर देन 100 mm/hour। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि क्लाउड बस्ट आप किसको क्वालिफाई कर सकते हैं? जहां पे 1 घंटे में 100 mm से ज्यादा रेनफॉल आपकी हो गई हो। ठीक है, की फीचर्स आपके दीज आर मोस्टली लोकलाइज्ड, आपके माउंटेनियस रीजन्स में होते हैं। कॉजेज आपके वार्म एयर करंट्स की वजह से होता है, ओरोग्राफिक लिफ्ट्स एंड थंडरस्टॉर्म्स की वजह से। और इम्पैक्ट क्या होता है? आपके फ्लड हो जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, सेटलमेंट्स का आपका जो जितने भी घर वगैरह होते हैं वो तबाह हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपकी? ले इन 2010, केदारनाथ इन 2013, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, वहां पे फ्रिक्वेंटली आपका
आप कभी भी देखेंगे तो बादल फटने की आपकी जो न्यूज़ है वो आती रहती है। ओके, इसके बाद फिर आपकी आती है लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड क्या होती है? आपकी भूस्खलन, जब आपकी जो धरती है वो खिसक जाती है, चाहे पहाड़ के रूप में, फ्लड की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से, तो ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड हैं आपके, तो ये आपका लैंडस्लाइड हो गया। सो लैंडस्लाइड इज बेसिकली सडन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक, सॉइल और डेब्री ऑन अ स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, कॉजेस क्या हो गया आपका? rainfall and cloudburst, earthquake and volcanic activity, weathering and erosion of rocks, and steep slopes on mountain एरियाज। क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी भी होता है, तो जितनी भी आप देखते हैं ना कि कभी भी पत्थर आपके खिसक गया या आपकी रोड पे सारा मिट्टी और डेबरी वगैरह आ गया, तो ये आपके सारे लैंडस्लाइड होते हैं। इसका कॉज क्या है? आपका डिफोरेस्टेशन, रोड कटिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें। और एग्जाम्पल में आपके हिमालयन स्टेट्स में होती है, वेस्टर्न घाट्स में, केरला, महाराष्ट्र में होती है। और मेजर डिजास्टर क्या हुआ था? मालपा लैंडस्लाइड इन 1998 उत्तराखंड एंड केदारनाथ डिजास्टर इन 2013। तो केदारनाथ डिजास्टर इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लाउड बर्स्ट एंड लैंडस्लाइड आल्सो। ठीक है, तो ये आपके सारे लैंडस्लाइड हो गए। कंट्रोल मेजर्स आपके अफॉरेस्टेशन हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, वॉल्स और स्लोप इंजीनियरिंग हो गई, लैंड यूज रेगुलेशन और अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये सारे आपके स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल हो गए। ठीक है, वाइल्ड फायर क्या होता है? वाइल्ड फायर इज बेसिकली कोई भी ऐसी फायर जो अनकंट्रोल्ड लेवल पे हो जाए, यानी जिसको जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या जो भी लोकल लोग वहां पे रहते हैं, जब उसको कंट्रोल ना कर पाए, उसकी वजह से जंगल जल जाए, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाए, जानवरों की डेथ हो जाए, तो ये सारी चीजें आपकी क्या होती है? वाइल्ड फायर। सो इट्स बेसिकली अ फॉरेस्ट फायर और बुश फायर। इट्स एन अनकंट्रोलेबल फायर that spreads rapidly across vegetation such as forest, grassland और scrublands, often fueled by the dry condition, wind and heat। तो ये आपकी वाइल्ड फायर की कैटेगरी में आती है। इसका कॉज आपका लाइटनिंग हो गया, ड्रॉट और हाई टेम्परेचर हो गया। और ह्यूमन इंड्यूस में आपके पता ही है आपको, कैंप फायर हो गया, सिलेक्शन बर्न, एग्रीकल्चरल हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होता है। और कुछ नोटोरियस लोग होते हैं जो इंटेंशनली भी आग लगा देते हैं, तो ये आपके वाइल्ड फायर के मेजर कॉजेस हैं। वाइल्ड फायर का इम्पैक्ट क्या होता है आपका? सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है। लोग अगर कोई रह रहे हैं वहां पे अपने कैंप लगा के, या वहीं अगर कोई सेटलमेंट हो गई है तो उनको जाना पड़ता है, डिस्प्लेस होना पड़ता है। ठीक है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं, जिस वजह से काफी सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया में आपका उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट ऑल्सो फेसेस सीजनल विंड फायर। क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हाई टेम्परेचर की वजह से आपकी क्या होती है कि अपने आप जो पत्तियां, जो ड्राई पत्तियां नीचे रखी रहती हैं, वो आपकी जलना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, कंट्रोल मेजर्स आपकी कंट्रोल बर्निंग, जो कि आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है, फायर ब्रेक्स एंड वॉच टावर्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, कम्युनिटी अवेयरनेस और आपका अफॉरेस्टेशन विद जितनी भी फायर रेजिस्टेंट चीजें हैं उन पे ध्यान देने की। ठीक है, इसके बाद फिर आपका क्या आता है? नेक्स्ट फिनोमेना आपका ड्रॉट आता है। तो ड्रॉट क्या होता है आपका? सूखा। तो सूखा कब होगा आपका? जब पानी की कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका? सूखा। सो इट्स बेसिकली अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एबनॉर्मली लो रेनफॉल लीडिंग टू वाटर स्कार्सिटी अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, इकोसिस्टम एंड लाइवलीहुड। जब पानी की कमी हो जाएगी बहुत ज्यादा, चाहे वाटर लेवल का हो जाए, चाहे रिवर में पानी ना बचे, रिजर्वायर में, वेल में, ग्राउंड लेवल कुछ भी ना बचे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? इट्स बेसिकली कॉल्ड अ ड्रॉट। अब इसमें कौन कौन से होते हैं टाइप? आपके मीटरोलॉजिकल ड्रॉट, जो कि रेनफॉल की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। फिर आपकी एग्रीकल्चर ड्रॉट, जो कि आपका सॉइल मॉइस्चर शॉर्टेज हो जाती है। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, जो कि रिवर्स में पानी की कमी से हो जाता है। और सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट से क्या होता है आपका? जो इम्पैक्ट ऑन पीपल, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इसकी वजह से होता क्या है? क्रॉप फेलियर, फूड इनसिक्योरिटी, लाइफ स्टॉक लॉस एंड माइग्रेशन एंड डेजर्टिफिकेशन, जो भी आपके डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि पानी इतना कम हो जाता है। ठीक है, इसी से कोप अप करने के लिए क्या बनाया गया? आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग। आर्टिफिशियल रेन क्या होती है? कि जबरदस्ती पानी बरसाना बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। सो आर्टिफिशियल रेन इज इंड्यूसिंग प्रेसिपिटेशन आर्टिफिशियली बाय डिस्पर्सिंग सब्सटेंसेस, जिसमें कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं आपके? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड। ये आपके क्लाउड्स में इंसर्ट कर दिए जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि आर्टिफिशियली प्रेसिपिटेशन हो जाता है और बारिश होने लगती है। अब इसका प्रोसेस क्या है? जो भी एयरक्राफ्ट या रॉकेट होते हैं, ये सारे केमिकल्स को मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स में आपके इंजेक्ट करते हैं। पार्टिकल एक्ट्स एज न्यूक्लियाई फॉर कंडेंसेशन, और रेन ड्रॉप उससे बन जाती है और आपकी बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या है? आपकी आर्टिफिशियल रेन। अभी दिल्ली में ट्राई की गई थी आपकी स्मॉग वगैरह से करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। बट आर्टिफिशियल रेन आजकल काफी कॉमन हो गया है। ओके, इससे होता क्या है कि जहाँ पे भाई बिल्कुल बारिश नहीं होती है, उस ड्रॉट सिचुएशन को कम करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, वाटर अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो ये सारे आपके यूजेस ऑफ
आर्टिफिशियल रेन्स हो गया। ओके, लिमिटेशंस भी है कि एक्सपेंसिव है और एनवायरनमेंट इसकी ज़्यादा परमिशन नहीं देता, लेकिन ठीक है, कभी-कभी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे अभी एक्यूआई आपका जब 500 से ऊपर हो जाता है, तो बाकी सारी चीज़ें नहीं दिखती, ये दिखता है कि एक्यूआई कैसे भी कम किया जाए। अदरवाइज़ आपको पता ही है कि एयर पॉल्यूशन जब एक्यूआई सीवियर से ऊपर हो जाता है, तो कितनी ज़्यादा दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अभी हमने जितने भी थ्रेट्स और डिज़ास्टर पढ़ लिए, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कौन सा इंडिविजुअल फिनोमेना किस चीज़ को इम्पैक्ट करता है, वो कैसे होता है, क्या इम्पैक्ट डालता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब सरकार इसको कैसे कंट्रोल कर रही है, उसके लिए क्या डिज़ास्टर को कैसे मैनेज कर रही है, अब हम पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें। अब लीगली और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे क्या किया है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बनाया गया है, जिसने क्या बनाया गया है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी व्हिच इज़ चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जैसे नेशनल लेवल पे आपका एनडीएमए है, ऐसे स्टेट लेवल पे आपका एसडीएमए है, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग। ठीक है, तो आपका एनडीए क्या करती है, इट एनडीएमए prepares policies, guidelines and capacity building and comes under the Ministry of Home Affairs। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। तो जो एनडीएमए है, इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, बट इट कम्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इट फोकस ऑन डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड पेंडेमिक्स। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी एक और बॉडी है विच इज एनडीआरएफ। इट इज स्पेशलाइज्ड फोर्स फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। तो आप ध्यान रखिए कि जो एनडीआरएफ है, इट्स अ रिस्पॉन्स फोर्स, यानी कोई डिजास्टर हो गया, कोई आपका हजार्ड हो गया, उसको कैसे बचाना है, उसके लिए एनडीआरएफ है। और कैसे हमें बचना है, यानी पॉलिसी मेकिंग हो गया और आपकी अवेयरनेस क्रिएशन हो गया, वो आपका कौन करती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सो इट्स बेसिकली एनडीआरएफ क्या होता है, इट्स अ स्पेशलाइज्ड फोर्स फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन ड्यूरिंग डिजास्टर, इक्विप्ड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ट्रेन्ड फॉर मल्टीपल हजार्ड। यानी किस तरीके से अगर कोई कैजुअलिटी हो गई है, कोई इमरजेंसी हो गई है, तो आप देखते हैं एनडीआरएफ की टीम्स डिप्लॉय कर दी गई हैं। तो ये आपकी वही वाली एनडीआरएफ है। ओके, नेक्स्ट आपकी है अर्ली वार्निंग एंड टेक्नोलॉजी यूज। उसके लिए आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसरो सैटेलाइट्स और आपका मल्टी बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। एसएमएस आपके मोबाइल पे आ जाते हैं ना कि अगले 72 घंटे बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, आप घरों से बाहर ना निकले, तो ये आपके क्या हो गए सारे, ये अर्ली वार्निंग एंड टेक्नोलॉजी यूज। और स्कीम्स एंड प्रोग्राम जैसे आपका एनसीआरएमपी, दैट इज नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम एंड कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिसीज रिडक्शन। और आपके फंड्स दिए जाते हैं एनडीआरएफ को और एसडीआरएफ को, जिससे वो अच्छी तरीके से इक्विप रहें और अच्छी तरीके से काम किया जा सके। और इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो इंडिया किस फ्रेमवर्क में आता है, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030। और उसका फोकस क्या होता है, उसका फोकस होता है कि हमें कैसे ना कैसे रिस्क रिड्यूस करना है, प्रिपेयर्डनेस बढ़ानी है। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉपरेशन विद द यूएन, यूनाइटेड नेशन, सार्क, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड आसियान नेशंस। तो ये आपकी इंटरनेशनल अलाइनमेंट हो गई ऑफ इंडिया विद रेफरेंस टू डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, कुछ आपकी डिसीजेस और बचती हैं, डिसीजेस पैटर्न जैसे अभी हमने देखा, आपने पेंडेमिक सिचुएशन देखी, वर्ल्ड वाइड कोविड हुआ था। तो ये कुछ आपकी क्योंकि जैसे कोई सिचुएशन हो जाती है, कंडीशन हो जाती है, कोई भी आपका हजार्ड या डिजास्टर होता है, तो उसमें महामारी बीमारियां भी काफी ज्यादा फैल जाती हैं, क्योंकि डिस्प्लेस हो जाते हैं लोग, तो अलग अलग चीजें होती हैं, तो इसलिए ये भी चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली आपके क्या होती है, एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है, इट्स सडन इंक्रीज इन डिसीजेस केसेस स्पेसिफिक एरिया एंड टाइम। यानी जो छोटे एरिया में अगर कोई सडनली कोई डिजीज फैल रही है, वो क्या होती है आपकी एपिडेमिक। इट्स बेसिकली अ रैपिड लोकलाइज्ड आउटब्रेक अफेक्टिंग अ कम्युनिटी। इसका एग्जांपल क्या है आपका, स्वाइन फ्लू इन इंडिया, प्लेग इन सूरत। ठीक है, इसका स्कोप लोकल और रीजनल होता है। और कॉजैलिटी क्या होती है, इट इज कॉज्ड बाय पैथोजेंस स्प्रेडिंग इन द ससेप्टेबल पॉपुलेशन ड्यू टू पुअर सैनिटेशन, कंटेमिनेटेड वाटर और क्लोज कॉन्टेक्ट। फिर आपका आता है पेंडेमिक, जो कि आपका ग्लोबल लेवल पे वाइड स्प्रेड आउटब्रेक होता है। और ये बेसिकली क्या होता है आपका, न्यू डिसीज अक्रॉस कंट्री और कॉन्टिनेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका, कोविड-19 या स्पेनिश फ्लू। इट इज इमरजेंस ऑफ न्यू पैथोजेंस, इंटरनेशनल ट्रेवल, लैक ऑफ इम्यूनिटी और स्लो कंटेनमेंट। तो ये आपका क्या हो गया, एंडेमिक। इसके बाद फिर आपका क्या आता है, एंडेमिक। तो एंडेमिक क्या होता है, कोई डिसीज है जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में हमेशा प्रेजेंट रहती है। जैसे डेंगू हो गया, तो वो आपका दिल्ली में प्रेजेंट है। आपका मलेरिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, कॉलेरा इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। तो जब कोई डिसीज किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है और बार बार रिकर होती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक। फिर इसके बाद आपकी है तो ये स्पोरेडिक, जो कि जिसका कोई फ्रिक्वेंसी डिसाइड नहीं है, कभी भी हो जाती है, इनफ्रिक्वेंटली, अनप्रिडिक्टेबली। जैसे आपका रेबीज हो गया, टिटनेस हो गया, ये आपका किस में आता है, स्पोरेडिक। ठीक है, फिर आपका लास्ट कौन सा आता है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, जो कि आपकी शिफ्ट इन डिसीजेस बर्डन फ्रॉम इन्फेक्शियस टू नॉन कम्युनिकेशन और लाइफस्टाइल बेसिस डिसीजेस।
जैसे आप देख सकते हैं डायबिटीज आप आजकल सबको रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है, ठीक है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, लंग्स रिलेटेड इश्यूज हैं। तो लाइफस्टाइल की वजह से जो चीजें होती हैं, तो वो आपकी कौन सी होती है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। इसका कैरेक्टर क्या होता है, ग्रेजुअल लिंक्ड विद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। जैसे कि आपकी डायबिटीज हो गई, हार्ट डिसीज हो गई, कैंसर हो गया इन इंडिया, तो ये आपके सारे क्या हो गए, एग्जाम्पल ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। ठीक है, चेंजिंग लाइफस्टाइल, अर्बनाइजेशन, एजिंग पॉपुलेशन एंड बेटर कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो इस वजह से आपकी क्या होती हैं, ये आपके अलग अलग पैटर्न ऑफ डिसीजेस हैं जो कि आपके होते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है, बहुत जगह ने जल्दी जल्दी पढ़ाया है, क्योंकि इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं केवल हमने उन्हीं चीजों पे फोकस किया है। और हम देखते हैं इसमें से कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं, क्योंकि ये आपका जो यूनिट 9 है, दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इसमें आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मिटिगेशन हो गया। इसमें से अब कौन कौन से आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो अभी हम पढ़ चुके हैं उससे, और कौन कौन से आ सकते हैं, कुछ चीज हमारी छूट जाती है तो उससे आपके कवर हो जाते हैं। तो आप एक पेन पेपर ले लीजिए और आप अपना स्कोर लिखिएगा। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड डिजास्टर, और ये आपके 4 ऑप्शन है, तो आप पहले ही अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि कौन सा है। फिर मैं एक एक करके आपको डिस्कस करता चला जाऊंगा, जिससे आपको एंड में पता चल जाएगा कि आपका 15 या 10 जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से आपका कितना स्कोर है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड हजार्ड। अब आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए, साइक्लोन, डिफोरेस्टेशन, अर्थक्वेक, फ्लड। आप कोई भी एक आंसर लिख लीजिए, ठीक है, इसके बाद फिर मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप सारे आप क्वेश्चन के आंसर लिख लेंगे तो आपको एंड में आपको स्कोर कार्ड अपना मिल जाएगा। ठीक है, तो मैन मेड कौन सा है, साइक्लोन नहीं है, ठीक है, डिफोरेस्टेशन हो सकता है, अर्थक्वेक नहीं है, फ्लड नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, मैनमेड आपका डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, बेसिकली पेड़ों पेड़ों को जो काटना होता है, जैसे हम फार्मिंग लैंड को कन्वर्ट कर देते हैं किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी में, पेड़ों को काट के हम रोड बना देते हैं, तो ये सारे आपके बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिफोरेस्टेशन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। कहा था क्लाउड बर्स्ट इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन विच टाइप ऑफ रीजन। तो क्लाउड बर्स्ट किस रीजन में होता है, पहले आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए। तो क्लाउड बर्स्ट से हमने एक चीज क्या पढ़ी थी आपकी, ओरोग्राफिक। और ओरोग्राफिक आपकी क्या होती है, विच इज रिलेटेड टू द माउंटेनियस एरिया। तो हिली और माउंटेनियस रीजन, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ठीक है, फिर लहर इज एसोसिएटेड विद विच नेचुरल हजार्ड। तो लहर किससे रिलेटेड है, आपका वॉल्केनो से, जो आपकी ऐश और जितनी भी हार्मफुल गैसेस होती हैं, डेबरी और रॉक, तो ये आपकी सारी रिलेटेड हैं। ओके, अब आप अपने आंसर मार्क कर लीजिए, आपके कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन कंट्रोल द लैंडस्लाइड्स। तो लैंडस्लाइड्स को कौन कंट्रोल कर सकता है, अफॉरेस्टेशन बिल्कुल कर सकता है, ठीक है, रिटेनिंग वॉल्स बिल्कुल कर सकती हैं, प्रॉपर ड्रेनेज बिल्कुल कर सकती हैं। यानी आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब आपको क्वेश्चन, अब आपको सारे ऑप्शन पढ़ने नहीं, ये नहीं कि आपने अफॉरेस्टेशन देखना, मार्क किया, आगे बढ़ गए, पूरे ऑप्शन तो देख लीजिए एक बार, हो सकता है ऑल ऑफ द अबव हो। तो आपका आंसर क्या होगा, इट विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सर विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या है आपकी, एनडीएमए, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिर स्टेटमेंट देखते हैं कौन कौन से इसमें सही है। सो एपिडेमिक अफेक्ट्स अ ग्लोबल पॉपुलेशन, बिल्कुल गलत। ठीक है, वो पेंडेमिक होता है, एपिडेमिक तो एक लोकल लेवल पे होता है, तो पेंडेमिक इज लोकलाइज्ड आउटब्रेक, ये भी बिल्कुल गलत है। तो अब 1 और 2 जहां भी है वो गलत है, 1 गलत, 2 गलत, ठीक है, 1 गलत, यानी अब तीसरा आपको पढ़ना भी नहीं पड़ा और अपने आप आंसर आंसर मार्क कर दिया। तो ये आपको ऑप्शन देखिए, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपको नॉलेज से ज्यादा हेल्प करेंगी एग्जाम में, कि हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यू। ये सब चीजें जो मैं अप्रोच आपको दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये भी आप देखते जाइए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। हो सकता है आपको 3 पता ही नहीं हो कि मतलब एंडमिक होता क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आपने पहले 2 हटा लिए तो आप ऑप्शन से भी आप रिमूव कर सकते हैं। ओके, एंडेमिक इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन अ रीजन। तो आपका क्या है, एंडेमिक इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन अ रीजन, तो ये आपका सही है। सो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, अब आप सारे अपने आंसर मार्क कर लीजिए, आपने क्या क्या मार्क किया है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट आपका एंथ्रोपोजेनिक है, तो ये आपका नहीं हो सकता क्योंकि ये है। ठीक है, अर्थक्वेक आपका नेचुरल है, तो ये हो सकता है। फॉरेस्ट फायर, ठीक है, ये हो सकता है। अर्बन फ्लडिंग, ये भी हो सकता है। तो आपका जो अर्थक्वेक है वो आपका नेचुरल है, बाकी सारे आपके मैनमेड है, और हमें क्या बताना है, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो आपका अर्थक्वेक जो है वो नेचुरल है, बाकी सारे आपके ह्यूमन इन्फ्लुएंस्ड एक्टिविटी है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज आर्टिफिशियल रेन इज यूज टू मिटिगेट। तो आर्टिफिशियल रेन से आप क्या मिटिगेट करते हैं, आपकी ड्रॉट कंडीशन। सो योर ऑप्शन सी विल बी द आंसर। अब आप अपने सही आंसर मार्क कर लीजिए, किसका क्या आंसर है। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज स्टेटमेंट बेस्ड।
वाइल्ड फायर आर ऑलवेज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, क्या ये ऐसा है? बिल्कुल नहीं है, तो ये आपका गलत है। आपकी जो हाई टेम्परेचर है उसकी वजह से भी हो सकती है। ड्रॉट लीड्स टू वाटर स्कार्सिटी, बिल्कुल सही है। तो आपका पहला गलत और दूसरा सही, तो पहला यहाँ सही है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये गलत है। अब हम देखते हैं तीसरा, दैट इज लैंडस्लाइड्स आर ऑफन ट्रिगर्ड बाय क्लाउड्स बर्स्ट, तो ये सही है। सो आपका ऑप्शन 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर डिजास्टर इन इंडिया? So IMD cyclone alert, NDRF deployment, NDMA policy guidance, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो आपके जो साइक्लोन के अलर्ट्स आते हैं बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी साइक्लोन अलर्ट्स, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आप अपने आंसर देख सकते हैं, क्या आपने मार्क किया है वो टिक करते जाइए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ सुनामी इज अ सीस्मिक सी वेव। ठीक है, तो क्या सुनामी इज अ सीस्मिक सी वेव? इट्स एब्सोल्युटली राइट। ओके, व्हेन अर्थक्वेक कैन ट्रिगर सुनामी, बिल्कुल सही है। सुनामी ऑलवेज अकर अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो एकदम गलत है भाई। वेस्टर्न पे भी होता है, ईस्टर्न पे भी होता है, सब जगह ही होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई फेवरेट नहीं है कि वेस्टर्न कोस्ट पे ही होगा। तो आपका 1 एंड 2, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर इज क्लासिफाइड एज हाइड्रोलॉजिकल हजार्ड? तो हाइड्रोलॉजिकल हजार्ड कौन से होते हैं आपके? वाटर वेस्ट। तो वाटर वेस्ट आपका क्या है इसमें से? earthquake, cyclone, flood, volcano, तो flood will be the answer. So flood is a hydrological hazard. Okay, तो ये आप अपने आंसर मार्क कर सकते हैं। Moving on to next, that is which disaster response national disaster response force was constituted under which act? तो ये 2005 में जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था उसके अंडर में आपका कंस्ट्रक्ट किया गया था। नाउ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अफॉरेस्टेशन इज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर लैंडस्लाइड, बिल्कुल सही। कंट्रोल्ड बर्निंग इज यूज्ड टू मैनेज वाइल्ड फायर, बिल्कुल सही। क्लाउड बर्स्ट ओनली अकर्स इन डेजर्ट्स, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका ओरोग्राफिक में ज्यादा होता है। तो आपका 1 और 2 आर राइट, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप इस तरीके से अपने आंसर मिला सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारे जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, वो सारे हम कर चुके हैं। बस इसी तरीके से आपको क्या करना है कि जो भी आपको टॉपिक कठिन लगता है, आप कमेंट में आप बता सकते हैं, या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको, उस पर भी आप डिस्कस करके बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कौन सी यूनिट खत्म रख रही है, कौन सी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, वो चीज आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। ओके, यूनिट 9 में जो मेरा फाइनल वर्ड होता है कि बहुत ज्यादा लेंदी होती है, तो इसको रिवाइज करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, तो यूनिट 9 आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। एंड पेपर 1 इज एज इंपॉर्टेंट एज पेपर 2। पेपर 1 में अगर आपने अच्छे स्कोर कर लिया, तो आपका जो भी स्कोर है आप +20-30 जाएंगे, जिससे आपकी जो रैंक है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी। ओके, अगर आप कोई भी यूनिट में इशू फेस कर रहे हैं, तो हमारा जेसी एकेडमी का भी 1 महीने का क्रैश कोर्स चल रहा है। यहाँ पे सारी यूनिट्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं। तो आपको जिस भी यूनिट में दिक्कत आ रही है, आप जल्दी से आके रिविजिट कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे चल रहा है। यू कैन विजिट जेसी एकेडमी वेबसाइट, जहाँ पे आपको मल्टीपल वैलिडिटी 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, जो भी आपका जो भी स्कोप है प्रिपरेशन का, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे आपको, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे, और सारे आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। जैसे आपको कोई टॉपिक कठिन लगता है, तो आप उसका स्टडी मटेरियल खोल के रिविजिट कर सकते हैं, जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से मिल जाएंगी। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे academy.in वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो पेपर 1 का जितनी भी आपको चीजें हैं फाउंडेशन कोर्स की, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, तो मैनेजमेंट और पेपर 1 का आप कॉम्बो भी ले सकते हैं, जहाँ पे सौरभ सर, देवयानी मैम और मैं और आराधना मैम आपका मैनेजमेंट और पेपर 1 आपका कराएंगे। सेम इसमें चीजें हैं, आपकी मल्टीपल वैलिडिटी है, बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट और क्लास नोट्स है, और आपको पर्सनल मेंटरिंग सपोर्ट भी है। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो आज का प्रैक्टिस सेशन, रिवीजन सेशन पेपर 1 का है, वो खत्म होता है। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब 1 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है। अगर आपने अभी तक जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करिए। और आप एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में पेपर 1 से रिलेटेड, वहां पे जाके आपको डीआई से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, रिसर्च एप्टीट्यूड, जो भी आपकी यूनिट्स हैं, सबकी जो भी अभी अभी तक रिवीजन क्लासेस हो चुकी हैं, वो आपको यूजीसी नेट प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उसको आप विजिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ओनली ऑन जेसी एकेडमी। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।